हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसे कि हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे बीपीएससी के लिए भी एग्ज़ाम है जिसमें करेंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, उसको लेकर के हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो चलिए, बीपीएससी का जो नया डेट है, नया डेट नवंबर में दे दिया गया है। 17 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा और हम लोग उसके लिए खास करके टारगेटेड और फोकस की बात करें तो उसके लिए भी हम लोग कंप्लीट तरीके से करंट अफेयर्स देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स लगभग बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछता है। लगभग आपको बीपीएससी में यहाँ से 30 प्रश्न पूछता है। उसी तरह दारोगा में भी देखेंगे आप लोग, तो दारोगा में लगभग 20 प्रश्न पूछता है करंट अफेयर्स से। और हम लोग अभी बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स की। तो बिहार करंट अफेयर्स यानी कि बिहार में होने वाले जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें बिहार करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे बीपीएससी में देखिएगा 30 से 32 प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें लगभग 8 से 10, 10 से 12 यानी कि बिहार करंट अफेयर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो चलिए, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पे ही बात करेंगे। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पे बात करेंगे और हम लोग अभी अर्धवार्षिकांक चला रहे हैं जनवरी 2024 से लेकर के अभी हम लोग सितंबर 2024 तक हम लोग देखेंगे, लगातार ये चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग ये पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने, प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने कहाँ पे, तो रोहतास जिले को सूखे से बचाने हेतु कहता है कि किस नदी पर एक जलाशय परियोजना का निर्माण किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में, क्योंकि हम बार बार यही बात बोलते हैं, हो सके तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद आपको डेली कम से कम 2 घंटा 3 घंटा अभी से ही टाइम देना चाहिए प्रतियोगिता दर्पण जो सटीक मैगजीन है उसी को पढ़िए। क्योंकि बीपीएससी का लेवल आप देखते होंगे, बीपीएससी के लेवल को पकड़ने के लिए न्यूज़पेपर जो होता है डेली का, कम से कम न्यूज़पेपर आपको पढ़ने का आदत होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़िए, इस तरीके से जितनी भी अच्छी अच्छी मैगज़ीन है जो सटीक मैगज़ीन है उसको अगर पढ़ते हैं हम लोग तो ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और चीज़ें आपके पास ज़्यादा आ जाएगी। यानी कि प्रश्नों की जो संख्या लगभग 30 अगर पूछता है तो आराम से 22, 24, 25 इस तरीके से आप बना लेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने रोहतास जिला को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा की जा रही है। इसमें 4 ऑप्शन है, औशानी नदी, गंगा नदी, सोन नदी और कोसी नदी। इन सारे नदियों का बिहार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिहार में जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो बिहार स्पेशल में आपको अपवाह तंत्र पढ़ना है। अपवाह तंत्र पढ़ना है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन सी नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा की गई है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर इसका ये हो जाएगा, और शानी नदी पर इस जलाशय निर्माण की घोषणा की गई है। और शानी नदी हो जाएगा, आंसर ए हो जाता है। यही बनाया गया है, यही जलाशय है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, यही जलाशय है, इसी का निर्माण की घोषणा किया गया है। दक्षिण बिहार को सूखे से बचाने हेतु औशानी नदी पर जलाशय बनाने के लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। यहाँ पे कहते हैं दक्षिण बिहार, है ना, यहाँ पे दक्षिण बिहार कह रहा है। तो देखिए, अगर हम लोग बिहार को ऐसे अगर देख लेते हैं, है ना, बिहार को अगर देखिए तो यहाँ पे एक नदी है जो बिहार को बीचों बीच से काटती है, यानी कि बिहार को 2 भागों में बांटती है। और ये जो नदी है वो गंगा नदी हो जाएगी, गंगा नदी। तो गंगा के उत्तर में यानी कि उत्तरी बिहार ये बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है, और दक्षिण बिहार जो है एक समस्या है यहाँ पे, यह सूखा से हमेशा प्रभावित रहता है। इसी सूखे की समस्या को ख़त्म करने के लिए, इसी सूखे की समस्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक जलाशय बनाई जा रही है। और यह जो जलाशय बनाई जा रही है औशानी नदी पर बनाया जा रहा है, जिससे किसको किसको फ़ायदा होगा ये भी देख लेते हैं। यानी कि इस जलाशय के निर्माण से रोहतास जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त
जल जो है वो मिल जाएगा। दूसरी बात ये है, आसपास के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति भी की जाएगी। इससे फ़ायदा हुआ, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो इससे जो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो रोहतास जिले में बनाई जा रही है, तो वहाँ के किसानों को तो ऑलरेडी फ़ायदा होगा ही होगा, अगल बगल में यानी कि आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, ये सारे प्रश्न आज रहेंगे आपके बिहार से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन 4 दिया गया है, बक्सर, पटना, जमुई और बांका। तो 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका उद्घाटन हुआ पटना में, इसका उद्घाटन पटना में हुआ। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पटना में हुआ, इसका उद्घाटन पटना में होता है। चलिए डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जून 2024 को बिहार की राजधानी पटना में राज्य के खेल मंत्री हैं जिनका नाम है सुरेंद्र महतो। सुरेंद्र महतो ने ही खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है किसने उद्घाटन किया? तो राज्य खेल मंत्री हैं सुरेंद्र महतो ने किया। कहाँ पे किया? तो ये पटना में होता है। इससे बिहार के खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ पे मिलेगी। बिहार के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर एक हमेशा ये रहता है कि कोई ऐसा प्रशिक्षण मिले, तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। यानी कि खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण की सुविधा इससे प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बिहार से ही है। हाल ही में नैक ने बिहार के किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया है? पहली बार A++ ग्रेड दिया है। पूछा जा रहा है कि नैक ने किसको, यानी कि बिहार के किस कॉलेज को A++ ग्रेड दिया है? 4 ऑप्शन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना यूनिवर्सिटी महाविद्यालय, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और पटना विमेंस कॉलेज। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये 4 में हम लोग का जो डी है, पटना विमेंस कॉलेज, इसी को A++ ग्रेड मिला है। आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A++ मिला है इसको। चलिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर प्राइज, पूछा जा सकता है पेन प्रिंटर प्राइज 2024, पेन प्रिंटर प्राइज 2024 भारत के किस लेखिका को चुना गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, अरुंधति राय, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग और गीतांजलि श्री। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको चुनना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो भारतीय लेखिका है जिनको वर्ष 2024 में पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है, पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है। पूछा जा सकता है आपसे कि 2024 में भारत के किस लेखिका को पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। अरुंधति राय ऑप्शन में होगा, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग और गीतांजलि श्री। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, अरुंधति राय। 4 नंबर हो गया, अरुंधति राय इसका आंसर हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इनके बारे में। जून 2024 में अरुंधति राय को वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया, पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया। और यह अवार्ड जो है 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। कब? 10 अक्टूबर 2024 को। कौन सा अवार्ड? तो पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है, यही अवार्ड इनको मिलेगा। अरुंधति राय को यह अवार्ड उनके अडिग और अटल लेखन के लिए दिया जा रहा है। उनका सबसे फेमस जो नोबेल है, बार बार पूछा जाता है कभी कभी, तो अरुंधति राय को उपन्यास द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है। यही उनका उपन्यास था जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया, फेमस बनाया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में कौन सा देश
हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है? पूर्ण सदस्य देश बना है 100वां। क्रम भी याद रहना चाहिए, 99 भी पूछ सकता है, 100 भी पूछ सकता है, 101 भी पूछ सकता है, इस तरह से। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पराग्वे हो जाएगा, भारत हो जाता है, जर्मनी है, फ्रांस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि 100वां जो पूर्ण सदस्य देश है कौन बना है, किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पराग्वे। इसका आंसर हो जाता है पराग्वे, ये इसका आंसर हो जाएगा। जून 2024 में पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में किया गया था। 2015 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका स्थापना पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान हुई थी। पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन पर इसका गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम होगा और गुरुग्राम जो है हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हो जाएगा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? 24 से सम्मानित किया गया है। एक बार और प्रश्न देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। इसरो को किया गया है या DRDO को किया गया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को किया गया है या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को किया गया है? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं इसका। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर सी हो जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को यह जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान प्राप्त हुआ है। जैसे में आप देख सकते हैं यही शिप बिल्डर्स है। हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का प्रमुख शिपयार्ड है और यह जो है कोलकाता में स्थित है। यह कोलकाता में स्थित है और यह वाणिज्यिक और नौसेना जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत करता है, जिसकी स्थापना 1884 में किया गया था। जिसकी स्थापना 1884 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का बनेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटन किया गया है। ये कौन से राज्य में अवस्थित है? ये कौन से राज्य में अवस्थित है? एक बार और देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन, तेंदुआ सफारी का बनेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटन किया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में यह अवस्थित है। ऑप्शन में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है तेंदुआ सफारी का बनेरघट्टा जैविक उद्यान। यही है तेंदुआ, यही तेंदुआ है। जून 2024 में
दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का बनेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटन किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। यह भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 2002 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके किया गया है, इसकी स्थापना। और यह बेंगलुरु से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसमें चिड़ियाघर, सफारी, तितली पार्क और बचाव केंद्र यानी कि बंदी जानवरों का संरक्षण जैसी विभिन्न इकाइयां हैं। और यह भारत का पहला जैविक उद्यान है जिसमें बाड़बंद वन्य हाथी अभ्यारण्य है। बाड़बंद वन्य हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की थीम निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग रखी गई। यह दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस तो निश्चित तौर पे पूछता है। एक दिवस जो है पूछता है बीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में पूछता है। सॉरी, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की थीम निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग रखी गई है। यह दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 16 जनवरी को, 29 जून को। तो चलिए हम लोग आंसर पे बात करते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो है बार बार पूछता है एग्जाम में। ये एग्जाम जो है बार बार पूछता है 29 जून को। देश में प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसे भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है किनके जन्म दिवस पे? तो यह भारतीय सांख्यिकी के जनक है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उद्देश्य है राजनीतिक योजना, आर्थिक विकास, नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समारोह 2007 में मनाया गया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ और मृत्यु 18 जून 1972 को हो जाता है। भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी महालनोबिस दूरी और सांख्यिकी माप के लिए ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 दिया है, बिहार, असम, गुजरात और महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है, बिहार में, असम में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। कहाँ पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किया गया? तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर इसका डी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को प्रारंभ किया, इसको शुरुआत किया। जून 2024 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की उद्घोषणा की है और यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी और इस योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया, प्रारंभ किया। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की, 21 से 60 वर्ष की, ये पूछा जा सकता है, 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी, जो महाराष्ट्र सरकार ने इसको प्रारंभ किया। इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं को हर साल 3 LPG गैस सिलेंडर भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भुवन पंचायत, जो संस्करण 4.0 है, भुवन पंचायत नाम से जियो पोर्टल लॉन्च किया। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन में 4 है, DRDO के द्वारा
इसरो के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसे प्रारंभ किया गया, इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं भुवन पंचायत संस्करण 4.0 जियो पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया। भुवन पंचायत जो 4.0 है, एक ऑनलाइन भू स्थानिक डेटा और सेवा प्रसार मंच है ये, और यह ग्राम पंचायत स्तर तक स्थानिक नियोजन से संबंधित शासन और अनुसंधान पहलों में अंतरिक्ष आधारित सूचना के एकीकरण और उपयोग का समर्थन करता है। तो चलिए यहीं तक हमारा ये जो सेशन है, यहीं पे इसको करंट अफेयर्स जो है समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिल गया है ना। 17 नवंबर को एग्जाम होने जा रही है बीपीएससी की। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।